Good morning, students. Myself Deepankar Jalutri, Assistant Professor, English Government College, केलवाड़ा, बारा। ये पहला वीडियो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ बीए पार्ट 3 के लिए। और जो आज का टॉपिक है अपना लोटस ईटर्स है। कंपोज की गई ये पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, जो कि एक विक्टोरियन पीरियड का रिप्रेजेंटेटिव पोइट माना जाता है। तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के ड्यूरेशन में ये आदेश प्राप्त हुए हैं कॉलेजेस को कि बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग करवाई जाए। इसके लिए पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे अपलोड किए जाए तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर बात की जाए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो इनका जन्म हुआ था 1809 के अंदर, अगस्त 6, और ये एक पादरी के बेटे थे। और इनकी फ्रेंडशिप की अगर बात की जाए तो इंटीमेट जो इनके फ्रेंड रहे इनके लाइफ में वो थे आर्थर हॉलम। और जब आर्थर हॉलम की मृत्यु हुई 1833 के अंदर वियना में, तो इनको बहुत ज़्यादा सेटबैक लगा। बहुत ही पर्सनल ट्रेजेडी कही जा सकती है ये, और बहुत ही ज़्यादा लेमेंटेशन इन्होंने किया। और जो टेनिसन की बात करें तो इनकी जो फेमस कृति है वो मेमोरियम है। वो 1850 के अंदर पब्लिश हुई थी, जो कि आर्थर हॉलम के मृत्यु के 17 साल बाद में प्रकाशित हुई थी। मेमोरियम जो इसका एंथोलॉजी है ऑफ पोएम्स, उसमें लगभग 131 लिरिक्स हैं। 1850 के अंदर क्वीन विक्टोरिया के द्वारा टेनिसन को उपाधि प्रदान की गई पोइट लॉरेट की, राष्ट्रकवि की, और रिप्रेजेंटेटिव पोइट है विक्टोरियन पीरियड का। टेनिसन की मौत हो गई थी 6 अक्टूबर 1892 के अंदर। अगर टेनिसन की कृतियों की बात की जाए तो हमें कीट्स की भी याद आती है, क्योंकि कीट्स की याद दिलाते हैं टेनिसन्स की राइटिंग्स, क्योंकि जो पिक्टोरियल क्वालिटी प्रेजेंट की गई थी कीट्स के द्वारा और म्यूजिकल क्वालिटीज़ उसकी पोइट्री के अंदर थी, वो बिल्कुल आश्चर्य में डालने वाली थी, बहुत ही वंडरफुल थी। अब हम बात करते हैं इस पोइम के बारे में, द लोटस ईटर्स। जो ये द पोइम है द लोटस ईटर्स, ये बहुत ही फेमस पोइम मानी जाती है, टेनिसन की पेन से लिखी हुई। इसके 2 सेक्शन हैं। एक तो पहली जो पोइम है उसमें 9 लाइन के 5 स्टेंजाज है। कहने का मतलब इट कंटेन्स 45 लाइन्स एंड इट्स अ सेकेंड पार्ट और सेकेंड सेक्शन कोरिक सॉन्ग that was included in Palgrave's Golden Treasury of Songs and Lyrics। ये पहली पोइम है गोल्डन ट्रेजरी की। इसका जो प्रकाशन है वो 1832 में हुआ था, सेम ईयर जिस साल फर्स्ट रिफॉर्म बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था। अगर बात करें इसकी स्टोरी की, जो लोटस ईटर नाम की पोइम है, इसकी स्टोरी डिराइव की गई है टेनिसन के द्वारा होमर की ओडिसी नाम की 9वीं पुस्तक है उसमें से। द हीरो ऑफ ओडिसी वॉज यूलिसिस। यूलिसिस उसका हीरो था। और ये ओडिसी नाम की जो पुस्तक है वो एक महाकाव्य है। 2 महाकाव्य हैं होमर के, इलियड और ओडिसी।
तो इसमें जो यूलिसिस है, इसका हीरो, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसकी वांडरिंग्स का, कि किस तरीके से वो लोटस ईटर्स की धरा पे पहुंचा जा कर के, जब वो ट्रोजन वार से वापस लौट रहे थे। यूलिसिस की अगर बात की जाए तो यूलिसिस इथाका का राजा था, किंग था, जिसने नेवल एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज की थी ग्रीक चीफ एग्मिनन की लीडरशिप के अंदर। क्यों की गई थी? टू पनिश ट्रॉय फॉर द एक्ट ऑफ पेरिस। क्योंकि जो राजकुमार था ट्रॉय का, पेरिस नाम का, यानी प्रियम का बेटा, उसको पनिश करने के लिए एक आर्मी जुटाई गई। उसका लीडर एग्मिनन था। तो जो पेरिस था उसने राजकुमारी थी हेलन, राजकुमारी के साथ साथ पत्नी थी किंग ऑफ स्पार्टा की, मेनेलेंस की, उसको मतलब अबडक्शन कर लिया, पेरिस ने अपहरण कर लिया, चुरा लिया। तो इसके चक्कर में एक बहुत बड़ा ट्रोजन का वार हुआ था, जो लगभग 10 साल तक चला था। और 10 साल क्यों चला? उस हेलन की रिकवरी के लिए चला था। तो पेरिस को अंत में जा कर के हेलन सुपुर्द कर दी गई, जो एफ्रोडाइट या वीनस नाम की जो गॉडेस थी, जिसको गॉडेस माना जाता है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, एक पारितोषिक के रूप में। क्यों? क्योंकि एक कंटेस्ट का ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंदर पेरिस ने क्लेम किया था कि जो सबसे सुंदर देवी है वो एफ्रोडाइट है। तो ये जो कंटेस्ट था, ब्यूटी कंटेस्ट, ये हुआ था। एफ्रोडाइट, एथेन और हेरा नाम की 3 गॉडेस थी। तो जो पेरिस था उसने पक्ष लिया एफ्रोडाइट का कि तुम सबसे सुंदर हो। इसलिए खुश होकर के पेरिस को जो राजकुमारी थी हेलन, वो उसको सुपुर्द कर दी गई थी। अब बात की जाए लोटस की। लोटस क्या है? लोटस एक अफ्रीकन प्लांट है दैट वाज सपोज टू पजेस द मैजिकल वर्च्यूज, जिसके अंदर बहुत सारी मैजिकल क्वालिटीज़ होती है ऑफ मेकिंग मैन फॉरगेट देयर पास्ट लाइफ। तो इसी का डिस्क्रिप्शन टेनिसन ने इस पोइम में दिया है कि लोटस की क्या क्वालिटी है और किस तरीके से जब वो 10 ईयर्स के बाद में योद्धा वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तो जैसे ही वो अफ्रीका महाद्वीप के आसपास पहुँचे तो वहाँ का क्या डिस्क्रिप्शन देखा, और लोटस के जो फ्लावर हैं उनको किस तरीके से उन्होंने खाया, और आगे की जो लाइफ है उसके बारे में बेसुध हो गए, और पुरानी जो लाइफ है उनके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं की। अब हमारी जो पोइम है वो स्टार्ट होती है करेज। स्टार्टिंग में ही इम्पेरेटिव वर्ड यूज किया है, करेज, साहस रखो, धैर्य रखो। ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड। तो जो यूलिसिस है, हेड है उस वारफेयर का, तो जैसे ही वो वार से लौट रहे थे, उसने अपने जो साथी मैरिनर्स थे, समुद्री जो यात्रा करके लौट रहे थे, उसने कहा एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड। जिस अफ्रीका देश के आसपास वो पहुँचे तब उसने पॉइंट करके कहा कि धैर्य रखो, दिस माउंटिंग वेव विल रोल शोरवर्ड सून। और ये जो माउंटिंग वेव है, माउंटिंग का मतलब होता है विशाल लहर है, ये विल रोल शोरवर्ड सून, ये हमारा जो जहाज़ है, हमारा जो कील है, हमारा जो शिप है, उसको तुरंत ही
किनारे पे पहुंचा देगा, क्योंकि ये लहर बहुत ही ज़्यादा उठी हुई है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। इन द आफ्टरनून दे केम अनटू ए लैंड इन विच इट सीम्ड ऑलवेज आफ्टरनून। तो आफ्टरनून के समय में वो पहुंच गए ऐसे लैंड पे, इन विच इट सीम्ड ऑलवेज आफ्टरनून, ऐसी धरती, ऐसी धरा जहाँ पे हमेशा आफ्टरनून का टाइम रहता था। ऑल राउंड द कोस्ट द लैंग्विड एयर डिड सून, और जो कोस्ट था उस समुद्र का, उसके किनारों पे जो एटमॉस्फेयर था बिल्कुल लैंग्विड था, आलस से भरा था। इस तरीके का एटमॉस्फेयर वहाँ पे देखने को मिला। ब्रेथिंग लाइक वन दैट हैड ए वियरी ड्रीम, और वहाँ जो एयर चल रही थी वो भी बिल्कुल सुस्त थी, आलस्य से भरी हुई हवा वहाँ पे चल रही थी। ब्रेथिंग लाइक वन दैट हैड ए वियरी ड्रीम, और हवा भी किस तरीके से ब्रेथ कर रही थी, इस तरीके से ब्रेथ कर रही थी मानो दैट हैड ए वियरी ड्रीम, कि कोई आदमी है जो एक वियरी ड्रीम देखता है, दुख स्वप्न देखता है, उसके बाद में उसकी जो ब्रेथिंग होती है उसके समान दिखाई दे रही थी वो। फुल फेस्ड अबव द वैली स्टूड द मून, और जो चंद्रमा था, चांद था, वो फुल फेस्ड था अबव द वैली, घाटी के ऊपर। एंड लाइक मी ए डाउनवर्ड स्मोक द स्लेंडर स्टीम along the cliff to fall, and pose and fall did seem, और एक स्मोक की तरह नीचे की तरफ एक बिल्कुल पतली सी स्लेंडर स्ट्रीम, नदी की धारा दिखाई दे रही थी। along the cliff to fall and pose, जो उठ रही थी, गिर रही थी, and fall did seem, फिर उठ रही थी, गिर रही थी। इस तरीके का सीन वहाँ पे देखा गया। ये लैंड ऑफ स्ट्रीम्स, some like a downward smoke, slow dropping wells of thinnest lawn did go, and some through wavering lights and shadows broke, rolling a slumberous sheet of foam below. They saw the gleaming river seaward flow from the inner land, far off 3 mountain tops, 3 silent pinnacles of east snow, stood sunset flushed and dewed with sorry drops. Up clomb the shadowy pine above the woven copse. तो जो ये सेकंड स्टेंजा है उसके अंदर ये लैंड ऑफ स्ट्रीम्स, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं सारे मैरिनर्स और उनका जो चीफ है, हेड है, तो कहते हैं कि ये जो धरा है जहाँ पे वो पहुँचे हैं वो स्ट्रीम्स की धरा बताते हैं कि नदी दिखाई दे रही थी। सम लाइक ए डाउनवर्ड स्मोक, और कुछ नदियाँ कैसी थी, स्मोक की भांति, बिल्कुल धुआं के जैसी। स्लो ड्रॉपिंग वेल्स ऑफ थिनेस्ट लॉन, और कैसी लग रही थी, मानो इतनी पतली, जिस तरीके से एक वेल होता है, बुर्का होता है औरत के सिर के ऊपर, जो अपनी ब्यूटी को हाइड करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए, दोनों ही बातें हो सकती हैं उसमें, क्योंकि वो बिल्कुल झीना होता है, हल्का होता है, पतली चादर होती है जिसमें से उसका चेहरा दिखाई देता है। तो वो नदी भी बिल्कुल पतली दिखाई दे रही थी, धुआं के समान जिसको। एंड सम थ्रो वेवरिंग लाइट्स एंड शैडो ब्रो, रोलिंग ए स्लम्बरा सीट ऑफ फोम बिलो, और कुछ थी वो वेवरिंग कर रही थी, लाइट्स को चीरती हुई, जो ग्लिमरिंग हो रही थी उसको चीरती हुई दिखाई दे रही थी, शैडोज को ब्रोक करती हुई। रोलिंग ए स्लम्बरा सीट ऑफ फोम बिलो, और रोल कर रही थी नदी। ए स्लम्बरा सीट, एक जो सुस्त सीट थी फोम की, जो झागदार होती है समुद्र के अंदर। दे सा द ग्लीमिंग रिवर सीवार्ड फ्लो, तो जो मैरिनर्स थे और
उनके साथी थे, उन्होंने देखा एक चमकती हुई नदी को जो ओशन की तरफ फ्लो कर रही थी फ्रॉम द इनर लैंड फार ऑफ 3 माउंटेन टॉप्स। तो आगे उन्होंने क्या देखा, 3 माउंटेन की कैप्स देखी, ऊंची ऊंची चोटियाँ देखी, 3 साइलेंट पिनेकल्स ऑफ एज स्नो, बर्फ़ की बड़ी बड़ी साइलेंट पिनेकल्स थी, चोटियाँ थी। स्टूड सनसेट फ्लस्ड, और जो सनसेट के समय में जब उनकी रोशनी पड़ती है बिल्कुल रेडिश कलर की वो दिखाई दे रही थी। एंड्यूड विद सॉवरी ड्रॉप्स, और जो ओश की बूंदें थी उनसे बिडैक थी, उनसे सुसज्जित लग रही थी ये चोटियाँ। अप क्लॉम द शैडो पाइन अबव द वुवन कोप्स। अप क्लॉम्ब, क्लॉम्ब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है टेनिसन ने, तो ये क्लॉम्ब एक स्लैंग वर्ड माना जाता है जो कि आज की डिक्शनरी में नहीं है। क्लाइंब है इसका अर्थ। अप क्लाइंब द शैडोवी पाइन अबव द वुवन कोप्स। तो इसमें अप क्लॉम द शैडोवी पाइन, जो डार्क पाइन के पेड़ थे वो ऊपर दिखाई दे रहे थे, जो चोटी थी उसके दोनों तरफ। और जो ये कॉप्स का मतलब क्या होता है, कॉप्स का मतलब होता है झाड़ियाँ, नीचे की तरफ झाड़ियाँ थी जो बिल्कुल मैट के समान नज़र आ रही थी, दरी के समान नज़र आ रही थी। तो जो दोनों तरफ हिल्स पे पाइन के पेड़ खड़े हुए थे और उनके बीच में जो झाड़ियाँ हैं वो एंटेंगल थी आपस में एक दूसरे से। थर्ड जो इसका स्टेंजा है, द चार्म्ड सनसेट लिंगर्ड लो adown in the red west through mountain cleft the dale was seen far inland and yellow down bordered with palm and many a winding vale and meadow set with cylinder galingale, a land where all things always seem the same, and round about the keel with faces pale, dark faces pale against the rosy flame, the mild-eyed melancholy lotus eaters came। तो ये जो थर्ड स्टेंजा है 14 लाइन 19वीं लाइन से, क्योंकि 9 लाइन के 5 स्टेंजा है इस पोएम में। द चार्म्ड सनसेट लिंगर्ड लो एडाउन, जो सनसेट का ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो वहाँ अफ्रीका की जो धरती है वहाँ का लैंडस्केप है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि किस तरीके से वो दिखाई दे रहा था। द चार्म्ड सनसेट लिंगर्ड लो एडाउन, जो सनसेट का समय था, सूर्यास्त का समय था, वो ऐसे लग रहा था कि मानो चलता रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म होने की इच्छा ही नहीं थी उसकी। इट वाज रेड वेस्ट, तो जो सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम में चला जाता है तो उसका जो वेस्ट था वो कैसा दिखाई दे रहा था, रेडिश। थ्रू माउंटेन क्लैप द डेल वाज सीन फार इनलैंड एंड द येलो डाउन बॉर्डर विद पाम। माउंटेन्स थी, क्लैप द डेल वाज सीन फार इनलैंड, दूर से दिखाई दे रही थी माउंटेन्स, एंड द येलो डाउन बॉर्डर विद पाम, और जो बॉर्डर बनी हुई थी दोनों तरफ कहने का मतलब पाम के पेड़ थे। एंड मैनी ए वाइंडिंग वेल, बहुत सारी घाटियाँ थी, एंड मीडोज पास्चर थे, चारागाह थे, सेट विद सिलेंडर गैलिंगेल, और वहाँ पे मतलब वेट प्लेसेस के ऊपर घास उगी हुई थी। ये लैंड वेयर ऑल थिंग्स ऑलवेज सेम द सेम, और ऐसी धरती थी वो जहाँ पे सारी चीज़ें ऑलवेज सीम द सेम, हमेशा अनचेंजिंग थी, क्योंकि एटमॉस्फेयर वहाँ पे एक जैसा दिखाई देता था, हमेशा ऐसा लगता था जैसे आफ्टरनून का सा समय था, और बिल्कुल लैंग्विड एटमॉस्फेयर था। ए लैंड वेयर ऑल थिंग्स ऑलवेज सीम द सेम एंड राउंड अबाउट द कील विद फिशेज पेल, और जो कील का मतलब है उनका जो शिप था मैरिनर्स का,
और उनके साथियों का, जिसमें यूलिसिस भी था एज ए हेड। तो उस जहाज़ के चारों तरफ पेल फेसेस आकर के खड़े हो गए, यानी पीले चेहरे वहाँ पर आकर के खड़े हो गए। एंड राउंड अबाउट द कील विद फेसेस पेल, डार्क फेसेस। जबकि वहाँ के जो अफ्रीकन लोग हैं उनके चेहरे कैसे होते हैं? डार्क होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, पेल अगेंस्ट दैट रोजी फ्लेम। लेकिन जो सनसेट के समय में सूर्य की जो रोशनी है उसमें उनके चेहरे भी पेल नज़र आ रहे थे, येलो नज़र आ रहे थे, पीले नज़र आ रहे थे। द माइल्ड आइड मेलंकली लोटस ईटर्स गेम, उनकी जो आँखें थी, जो लोटस ईटर्स नाम की जो धरती थी, अफ्रीका की जो धरती थी, वहाँ से जो इनहेबिटेंट थे वो उनकी जहाज़ के पास में आए। तो यूलिसिस और उनके साथियों ने देखा कि उनके चेहरे कैसे लग रहे थे, पीले पड़े हुए थे। द माइल्ड आइड, और उनकी आंखें कैसी थी? बिल्कुल माइल्ड, मेलंकली से भरी हुई, डिजेक्शन से भरी हुई, बिल्कुल लैंग्विड, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी वैसा ही था। लोटस ईटर्स, और वो कौन थे? लोटस ईटर्स थे, लोटस प्लांट को खाने वाले। क्योंकि लोटस नाम का जो प्लांट है उसको खाने से क्या हो जाता है? आदमी मेलंकलिक मूड में चला जाता है, यानी अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाता है, आगे की कोई सुध नहीं लेता है। तो उनको देख करके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए मैरिनर्स और यूलिसिस वगैरह। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पोएम के 3 स्टेंजाज अपन ने कवर किए। आगे आने वाले वीडियोस में बाकी बची हुई पोएम है उसको आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा और बहुत ही जल्द आपके सामने आगे आने वाले वीडियोस प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी के साथ थैंक यू।